हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने भारत की ग्लोबीय स्थिति के बारे में, भारत का अक्षांशीय विस्तार व देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत की मानक समय रेखा किसे माना गया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, भारत का क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है और भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानियों के बारे में चर्चा की थी। अब इस वीडियो में स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं भारत की आकृति, कि भारत की आकृति यदि हमसे पूछी जाए कि भारत की आकृति किस प्रकार की है, तो भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। ये आपको दिखाई भी दी रही होगी स्टूडेंट कि भारत की आकृति लगभग क्या है, चतुष्कोणीय है। अब हम आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं। इन्हें हम घटते हुए क्रम में देखेंगे। तो आप देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान के बाद भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद है उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र के बाद है उत्तर प्रदेश। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, राजस्थान के बाद ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। तो ये हमको ध्यान रखना है। और ये हमने किस क्रम में पढ़े हैं, घटते हुए क्रम में पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के छोटे राज्य कौन से हैं और इन्हें हम बढ़ते हुए क्रम में पढ़ेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। कौन सा है स्टूडेंट, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा के बाद सिक्किम, गोवा के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद नागालैंड, त्रिपुरा के बाद नागालैंड। तो ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य हैं और इन्हें हमने बढ़ते हुए क्रम में पढ़ा है। किस क्रम में पढ़ा है, बढ़ते हुए क्रम में। इसका मतलब यह है कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, फिर गोवा से थोड़ा बड़ा सिक्किम, सिक्किम से बड़ा त्रिपुरा और त्रिपुरा से बड़ा नागालैंड। तो ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े जिले कौन से हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े जिले कौन से हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ, और ये किस राज्य में है, गुजरात। उसके बाद दूसरा बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से
वो है लेह। लेह किस केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा जिला है, तीसरा बड़ा जिला है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर किस राज्य में है? राजस्थान। जैसलमेर किस राज्य में है? राजस्थान। तो ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले हैं। मैंने आपको 3 जिले बताए हैं। पहला सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है कच्छ। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है लेह। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा जिला है जैसलमेर। और ये हमने किस क्रम में पढ़े हैं? घटते हुए क्रम में पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। इसमें हम एक ही जिले की बात करेंगे कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है माही। और माही केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में है। माही केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में है। और ये पुद्दुचेरी का ये जो जिला है ये किस राज्य में आता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, केरल। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पुद्दुचेरी जो है ये भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और भारत का सबसे छोटा जिला जो है माही, यह पुद्दुचेरी में आता है। और पुद्दुचेरी का ये जो जिला है किस राज्य में आता है? केरल में आता है। किस राज्य में आता है? केरल में आता है। ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। अभी हम क्षेत्रफल की दृष्टि से पढ़ रहे थे, अब हम जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा व सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये क्या है? सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग 19.9 करोड़ है। तो ये अपन को याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग 19.9 करोड़ है। अब हमें बात करते हैं कि क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य जो है वो हो गया सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो गया? सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या जो है वो लगभग 6 लाख है। कितनी है? 6 लाख है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हो गई लगभग 19.9 करोड़। और सिक्किम की जनसंख्या हो गई लगभग 6 लाख। ये भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा व सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली की जो जनसंख्या है वो लगभग 1.9 करोड़ है।
तो ये अपन को याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है वो लगभग 64,000 है। तो ये अपन को याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की जनसंख्या कितनी है? लगभग 64,000। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक रूप से 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जिसकी सीमा सर्वाधिक रूप से 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो ये अपन को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक रूप से 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। अब हम बात करते हैं कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो यहां पर आप देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। तो अपन पढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक रूप से 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड और झारखंड के बाद बिहार। तो इन 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। यहां पर हम काउंटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सर्वाधिक रूप से 8 राज्यों से लगती है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा दिल्ली से भी लगती है। तो मैंने आपको कहा 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश, तो ये 8 राज्य हो गए और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अगर हमसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, तो सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश के साथ, सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश के साथ। और ये हमको दिखाई भी दे रहा है कि सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है, किसकी? उत्तर प्रदेश की। और न्यूनतम सीमा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है?
हिमाचल प्रदेश के साथ। न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश के साथ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र। तो सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। तो उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र। सोनभद्र कहाँ पर है? यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सोनभद्र जिला जो है, सोनभद्र जिले की जो सीमा है वो सर्वाधिक रूप से 4 राज्यों से लगती है। तो भारत का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक रूप से 4 राज्यों से लगती है वो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। कौन सा है? सोनभद्र जिला किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। और इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से सोनभद्र जिले की सीमा लगती है। फिर है छत्तीसगढ़, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर है झारखंड, और फिर है बिहार, फिर है बिहार। तो इन 4 राज्यों से सोनभद्र जिले की सीमा लगती है। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है कि भारत का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है वो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। अब हम बात करते हैं भारत की समुद्री तट रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारत की समुद्री सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या है 9 राज्य। 9 राज्य भारत की समुद्री तट रेखा पर स्थित राज्य हैं। 5 राज्य इस तरफ हैं, 4 राज्य इस तरफ हैं। अब ये राज्य कौन कौन से हैं हम देखते हैं। गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, और फिर केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा, फिर पश्चिम बंगाल। तो स्टूडेंट देखिए, 5 राज्य इस तरफ हैं और 4 राज्य इस तरफ हैं। इनकी सीमा जो है समुद्री तट रेखा, यानी कि भारत की समुद्री तट रेखा पर स्थित राज्य कितने हो गए? 9 राज्य हो गए। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। 5 राज्य इस तरफ हो गए, 4 राज्य इस तरफ हो गए। और यदि हमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक तट रेखा, समुद्री तट रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक समुद्री तट रेखा बनाने वाला राज्य है गुजरात। यानी कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री तट रेखा क्या है? सर्वाधिक है। और न्यूनतम तट रेखा बनाने वाला राज्य है गोवा। समुद्री तट रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। तो गोवा की जो समुद्री तट रेखा है वो सबसे कम है, और गुजरात की समुद्री तट रेखा क्या है? सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और न्यूनतम समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है?
गोवा। और समुद्री तट रेखा पर कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत के ऐसे राज्य जिनकी सीमा ना तो समुद्र को छूती है और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा को, यानी कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो ना तो समुद्री तट रेखा पर स्थित हैं और ना ही इनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती है। तो भारत के ऐसे 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। तो मैंने आपको बताया कि समुद्री तट रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? 9। और भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो समुद्री तट रेखा पर स्थित हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं हम देखते हैं। एक तो है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा के बाद है मध्य प्रदेश। हरियाणा के बाद है मध्य प्रदेश। फिर देखिए तेलंगाना। तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़। और एक राज्य है झारखंड। ये भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो ना तो समुद्री तट रेखा पर स्थित हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कितने राज्य हैं जो ना तो समुद्री तट रेखा पर स्थित हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। ये हैं 5 राज्य। आप देख सकते हैं कि ना तो इनकी सीमा समुद्री तट रेखा को छू रही है और ना ही ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। अब हम बात करते हैं भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा के बारे में। तो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा के साथ हम अविच्छिन्न मंडल, जिसे संलग्न क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसे संलग्न क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, उच्च सागर, के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कि परीक्षा में हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा का विस्तार कहाँ तक है, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है और उच्च सागर का प्रारंभ कहाँ से होता है। ऐसे प्रश्न भी हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले हम समझेंगे आधार रेखा के बारे में कि आधार रेखा किसे कहा जाता है। किसके बारे में पढ़ेंगे? आधार रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि आधार रेखा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये भारत की समुद्री तट रेखा है। अब इससे हम समझते हैं कि आधार रेखा किसे कहते हैं। तो भारत के टेढ़े मेढ़े समुद्री तटों को मिलाने वाली सीधी कल्पित रेखा को कहा जाता है आधार रेखा। भारत के टेढ़े मेढ़े समुद्री तटों को मिलाने वाली सीधी कल्पित रेखा को क्या कहा जाता है? आधार रेखा कहा जाता है। तो ये हमको याद रखना है कि आधार रेखा किसे कहा जाता है। और आधार रेखा और समुद्री तट के मध्य में जो जल होता है इसे कहा जाता है आंतरिक जल। क्या कहा जाता है? आंतरिक जल कहा जाता है। आधार रेखा से 12 समुद्री मील आगे, आधार रेखा से 12 समुद्री मील आगे, यानी कि समुद्र की तरफ, आधार रेखा से
12 समुद्री मील आगे यानी कि समुद्र की तरफ जिस रेखा का विस्तार होता है या जिस सीमा का विस्तार होता है उसे हम कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या कहते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील आगे जिस सीमा का विस्तार होता है उसे प्रादेशिक समुद्री सीमा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रादेशिक समुद्री सीमा का विस्तार कहाँ तक है? आधार रेखा से 12 समुद्री मील आगे प्रादेशिक समुद्री सीमा। और एक समुद्री मील में 1.8 मील 1.8 मील होते हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अविच्छिन्न मंडल या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो आधार रेखा से 24 समुद्री मील आगे, आधार रेखा से 24 समुद्री मील आगे जिस क्षेत्र का विस्तार है, आधार रेखा से 24 समुद्री मील आगे जिस क्षेत्र का विस्तार है उसे कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। इसे क्या कहा जाता है? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। इसमें भारत को सीमा शुल्क वसूलने का, ध्यान रखिएगा, इसमें भारत को सीमा शुल्क वसूलने का वित्तीय अधिकार प्राप्त है। वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तो सीमा शुल्क वसूलने का वित्तीय अधिकार भारत को कहां पर प्राप्त है? कहां तक प्राप्त है? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र तक। तो यहां पर भारत को क्या है? सीमा शुल्क वसूलने का वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील आगे तक प्रादेशिक समुद्री सीमा हो गई और आधार रेखा से 24 समुद्री मील आगे तक अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र हो गया। अब हम बात करते हैं आधार रेखा से 200 समुद्री मील आगे, 200 समुद्री मील आगे। तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील आगे तक जो क्षेत्र कहलाता है उसे कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील आगे यानी कि समुद्र की तरफ जो क्षेत्र है वो कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर भारत को प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन, प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन व वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। तो ये अपन को याद रखना है। तो एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूं कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील आगे तक है प्रादेशिक समुद्री सीमा और आधार रेखा से 24 समुद्री मील आगे तक है अविच्छिन्न मंडल और संलग्न क्षेत्र। इसमें भारत को सीमा शुल्क वसूलने का वित्तीय अधिकार है और आधार रेखा से 200 समुद्री मील आगे तक है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र।
और इसमें भारत को प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन व वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र से जो आगे का क्षेत्र है वो कहलाता है उच्च सागर। क्या कहलाता है? उच्च सागर। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र से जो आगे का क्षेत्र है वह कहलाता है उच्च सागर, और इसमें सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अब हम इनकी चर्चा करते हैं। देखिए, भारत के पड़ोसी देश हैं 7, यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ क्या करती है? लगती है। अब कौन कौन से देश हैं भारत के पड़ोसी? तो हम देखते हैं भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहाँ पर हमको देखना है कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के उत्तर में 3 कंट्रीज हैं, एक तो चीन, एक नेपाल और एक है भूटान। ठीक है। भारत के पूरब में, भारत के पूरब में 2 कंट्रीज हैं, एक है बांग्लादेश और एक है म्यांमार। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 कंट्रीज तो उत्तर पश्चिम में है, 3 कंट्रीज जो हैं वो उत्तर में है, और पूर्व में कितनी है? 2 कंट्रीज हैं। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हो गए? 7 हो गए। अब हम इनको देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, ये जो कंट्री है, ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। और ये जो कंट्री है ये है अफगानिस्तान। ये जो कंट्री है ये है अफगानिस्तान। ठीक है। ये जो कंट्री है ये है नेपाल और ये है भूटान, ये चीन। ठीक है। इसके बाद ये जो कंट्री है ये है बांग्लादेश, और ये जो कंट्री है ये है म्यांमार। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। तो ये क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद लगती है चीन के साथ 3488 किलोमीटर। उसके बाद लगती है पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर।
और उसके बाद लगती है नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। उसके बाद लगती है भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है कि भारत की जो सर्वाधिक सीमा है वो किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है उसे कहा जाता है, भारत की पाकिस्तान व बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और भारत की चीन व म्यांमार के साथ जो सीमा लगती है उसे कहा जाता है मैक मोहन रेखा। क्या कहा जाता है, मैक मोहन रेखा। और भारत की अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसे कहा जाता है डूरंड रेखा। लेकिन वर्तमान में यह जो है पाक अधिकृत कश्मीर में है, तो ये हमको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की अफगानिस्तान के साथ बहुत ही कम सीमा लगती है 106 किलोमीटर की। इसे हम कहते हैं डूरंड रेखा, और वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। और भारत की पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ जो सीमा लग रही है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और भारत की चीन व म्यांमार के साथ जो सीमा लगती है उसे हम कहते हैं मैक मोहन रेखा। अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो यहां पर हमको याद रखना है कि बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की, 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अब ये कौन कौन से हैं आप देखें, एक तो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। मैं वहां पर नंबरिंग भी करता जा रहा हूं, इसको देखिएगा। एक तो है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम। दूसरा राज्य कौन सा है, असम। तीसरा है मेघालय, तीसरा है मेघालय। फोर्थ है त्रिपुरा, फोर्थ है त्रिपुरा। और फिफ्थ है मिजोरम, फिफ्थ है मिजोरम। तो इन 5 राज्यों की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। कौन कौन से हो गए, पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर यहाँ पर मेघालय, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। ये 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि असम, बांग्लादेश, असम की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ 2 बार लगती है। एक बार आप देखिए यहाँ पर और एक बार लग रही है यहाँ पर।
तो असम की सीमा बांग्लादेश के साथ कितनी बार लगती है? तो ये अपन को याद रखना है 2 बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। तो 5 राज्य हो गए जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। असम की सीमा बांग्लादेश से 2 बार लगती है और त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं चीन। चीन के साथ भारत के कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश व 4 राज्यों की, एक केंद्र शासित प्रदेश व 4 राज्यों की सीमा जो है वो चीन के साथ लगती है। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? लद्दाख। लद्दाख, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो लद्दाख की सीमा किसके साथ लगती है? चीन के साथ। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद सिक्किम। और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 क्या हो गए? राज्य हो गए। ठीक है, तो 4 तो राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। कुल मिला के 5 हो गए। तो यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश व 4 राज्यों की सीमा लगती है। तो ये अपन को याद रखना है कि भाई एक केंद्र शासित प्रदेश और ये 4 क्या हो गए? राज्य हो गए। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर कुल कितने हो गए? 5। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश व 3 राज्यों की सीमा लगती है। 3 राज्यों की सीमा लगती है। अब अपन देखते हैं कि 2 केंद्र शासित प्रदेश की, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो गए भाई? एक हो गया आपका यहां पर लद्दाख, दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर। एक कौन सा हो गया? लद्दाख, और दूसरा कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर। मैं इनको यहां से मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। और 3 राज्यों की यदि हम बात करें तो देखिए पंजाब,
राजस्थान और गुजरात। पंजाब, राजस्थान व गुजरात। और यदि हमसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर कुल कितने हैं, तो ये कितने हो गए? 5। ठीक है, तो 2 तो केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। और यदि हमसे कुल पूछा जाए कि कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, तो 5। तो ये हमको याद रखना है। अब हम बात करते हैं चीन के बाद नेपाल। नेपाल के साथ हम देखें तो पहले इसको एक बार मिटा देते हैं। नेपाल के साथ 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों की सीमा लगती है। नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से हो गए? ये है उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया स्टूडेंट, यहाँ पर आएगा ये 4, यहाँ पर आएगा। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है यहाँ तक है, और उसके बाद सिक्किम, उसके बाद सिक्किम। तो इन 5 राज्यों की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। अब हम बात करते हैं नेपाल के बाद म्यांमार। म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। 4 राज्यों की सीमा लगती है। तो कौन कौन से हैं? यहाँ पर हम देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 राज्य जो हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। एक तो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, और मणिपुर के बाद मिजोरम, मणिपुर के बाद मिजोरम। अब हम बात करते हैं कि भूटान के साथ, किसके साथ? भूटान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो देखिए भूटान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो यहीं पर लिख लेते हैं हम। भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। ये कौन कौन से हैं? देखिए ये भूटान है, तो सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, और असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य जो हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है, तो सिक्किम,
सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, पश्चिम बंगाल के बाद असम, और असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान। किसकी बात करते हैं? अफगानिस्तान की बात करते हैं। देखिए, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है और वो है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। लेकिन इसके साथ जो सीमा लगती है उसे हम डूरंड रेखा कहते हैं और वर्तमान में ये कहाँ पर है? पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो ये हमको याद रखना है। तो अगर हम बात करें कि भाई पाकिस्तान के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य, अफगानिस्तान के साथ 1 केंद्र शासित प्रदेश, और चीन के साथ यदि बात करें तो 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य हो गए। नेपाल के साथ हम बात करें तो नेपाल के साथ 5 राज्य हो गए, भूटान के साथ 4 राज्य, म्यांमार के साथ 4 राज्य और बांग्लादेश के साथ 5 राज्य। तो ये हमने समझा। अब हम बात करते हैं प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं, जल संधि कौन कौन सी है या जलद मरु मध्य कौन कौन से हैं भारत के। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले 8 डिग्री चैनल के बारे में कि 8 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है। 8 डिग्री चैनल से मतलब होता है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो द्वीप है ये है लक्षद्वीप। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं मिनिकॉय। इसको आप यहां पर समझने का प्रयत्न कीजिए कि ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं मिनिकॉय, और यहाँ पर एक देश है जो भारत के दक्षिण में एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसे हम कहते हैं लक्षद्वीप, सॉरी मालदीव, जिसे हम क्या कहते हैं? मालदीव। तो ये भारत के दक्षिण में एक द्वीपीय राष्ट्र है और ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो चैनल है इसे कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। क्या कहा जाता है? 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। तो ये प्रश्न हमसे एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। यह हमसे पूछा जा सकता है लक्षद्वीप व मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। यह हमसे पूछा जा सकता है भारत और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो यह आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं 9 डिग्री चैनल। किसकी बात करते हैं? 9 डिग्री चैनल कहां पर है? तो देखिए 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल से मतलब हो गया 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अभी मैंने आपको कहा कि ये एक द्वीप है लक्षद्वीप और लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप, हालांकि लक्षद्वीप मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही भाग है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? तो ये है 9 डिग्री चैनल। तो एक बार देखिए मिनिकॉय के नीचे कौन सा द्वीप था, कौन सा देश था? मालदीव।
तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? यहां पर था 8 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में तो है 8 डिग्री चैनल, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही क्या है? भाग है। तो ये हमको याद रखना है, ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच में हो गया? मिनिकॉय या मालदीव, या लक्षद्वीप या मालदीव, या भारत या मालदीव। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में पूछा जाए तो 9 डिग्री चैनल। अब हम बात करते हैं देखिए 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल की। यहां पर हम जानते हैं कि ये जो द्वीप हैं, ये जो द्वीप हैं, ये हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन से हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है अंडमान, और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है निकोबार। ये वाला क्या कहलाता है? निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के मध्य में जो चैनल है इसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल कहते हैं। और 10 डिग्री चैनल से मतलब क्या हो गया? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो अंडमान और निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल हो गया? 10 डिग्री चैनल। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अंडमान का एक ये द्वीप है जिसे हम कहते हैं लघु अंडमान। क्या कहते हैं? लघु अंडमान। अंडमान का एक द्वीप है जिसे कहा जाता है लघु अंडमान। और निकोबार का एक द्वीप है जिसे कहा जाता है कार निकोबार। तो लघु अंडमान या कार निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। या तो अंडमान और निकोबार के बीच में पूछेगा तो भी 10 डिग्री चैनल, या फिर वो द्वीप का नाम देकर पूछ सकता है कि लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में हो गया? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य में, या लघु अंडमान या कार निकोबार के मध्य में हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रेट चैनल। यहां पर देखिएगा, अब हम बात करते हैं ग्रेट चैनल की, कि ग्रेट चैनल किसके बीच में है। यहां पर आप देखिए ग्रेट चैनल, इसको आप यहां पर समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जैसे कि ये द्वीप हैं अंडमान और निकोबार, ये भारत का दक्षिणी बिंदु जो है ये कहलाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का जो बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसे हम पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और यहाँ पर एक राष्ट्र है जिसे हम कहते हैं इंडोनेशिया। क्या कहते हैं? इंडोनेशिया। तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य में जो चैनल है इसे कहा जाता है ग्रेट चैनल। क्या कहा जाता है? ग्रेट चैनल। तो ध्यान रखना, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणी बिंदु कहते हैं इसे हम। इसे पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो इंदिरा पॉइंट के यहाँ पर नीचे एक राष्ट्र है जिसे कहा जाता है इंडोनेशिया। तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य में जो चैनल है इसे कहा जाता है ग्रेट चैनल। क्या कहा जाता है? ग्रेट चैनल। अब हम बात करते हैं ग्रेट चैनल के बाद, ग्रेट चैनल के बाद हम बात करते हैं कोको जल संधि। ग्रेट चैनल के बाद हम क्या बात करते हैं? कोको
जल संधि। कोको जल संधि कहां पर है? तो देखिए म्यांमार का एक द्वीप है, म्यांमार का एक द्वीप है जिसे कहा जाता है कोको द्वीप। क्या कहा जाता है? कोको द्वीप। और अंडमान, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो कंट्री है ये है म्यांमार, ठीक है। ये जो कंट्री है ये क्या है? म्यांमार। और म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप? कोको द्वीप। तो अंडमान और कोको द्वीप के बीच में जो जल संधि है जिसे हम कहते हैं कोको जल संधि। क्या कहते हैं? कोको जल संधि। यानी कि म्यांमार का जो द्वीप है कोको द्वीप और ये जो अंडमान है, तो अंडमान और म्यांमार के बीच में जो जल संधि है इसे क्या कहा जाता है? कोको जल संधि। तो ग्रेट चैनल जो है वो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य में हो गया, और कोको जल संधि जो है वो म्यांमार के कोको द्वीप और अंडमान के मध्य स्थित है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि कहां पर है? तो यहां पर आप देखिए पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है वो भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। मैं इसको एक बार थोड़ा सा हटा देता हूं। तो यहां पर आप देखिए भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका, तो यहां पर क्या है? पाक जल संधि। तो पाक जल संधि किसके बीच में है? भारत व श्रीलंका के बीच में है। भारत व श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि स्थित है? पाक जल संधि भारत व श्रीलंका के मध्य में स्थित है। और यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य हो गई, मन्नार की खाड़ी यहाँ पर हो गई, कच्छ की खाड़ी यहाँ पर है, खंबात की खाड़ी यहाँ पर है। तो ऐसे प्रश्न भी हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी जल संधि हो गई? भारत व श्रीलंका। अब श्रीलंका के बारे में हमको कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि भारत व श्रीलंका के बीच में आदम ब्रिज स्थित है। भारत व श्रीलंका के बीच में आदम ब्रिज स्थित है। पंबन द्वीप रामेश्वरम आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। पंबन द्वीप रामेश्वरम आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। तो यहां पर हमको ध्यान रखना है कि भारत व श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? कौन सी जल संधि स्थित है? पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप जो है जिसे हम कहते हैं आदम ब्रिज स्थित है। पंबन द्वीप रामेश्वरम आदम ब्रिज का ही क्या है? हिस्सा है। और आदम ब्रिज की शुरुआत जो है वो धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। तो ये चीजें भी हमको याद रखनी है। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।